Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smile Classes, and as you all know, I am your tutor Muskan. In today's video, we will learn about regulation, significance and some MCQs based on the topic glycolysis. ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसके 10 स्टेप्स कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कैसे होते हैं, सब हमने डिटेल में देख लिया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इट मीन्स कि जो ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे है वो कैसे रेगुलेट होता है। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे हैज ड्यूअल फंक्शन। ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है उसके दो फंक्शंस होते हैं मेन। कौन कौन से? एक तो हमें पता है कि ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है टू जनरेट एटीपी मॉलिक्यूल्स, या फिर हम कह सकते हैं एनर्जी जनरेट करता है ग्लूकोज। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा मेन फंक्शन होता है ग्लाइकोलाइसिस का वो क्या होता है कि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है। किसके लिए? सिंथेटिक रिएक्शंस, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तो ये दो मेन फंक्शन होते हैं जो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से होते हैं। कौन कौन से? एक तो ग्लूकोज को डिग्रेड होना टू जनरेट एटीपी मॉलिक्यूल्स, और बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाना फॉर द सिंथेटिक रिएक्शंस लाइक फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड्स। ओके, चलो। ग्लाइकोलाइसिस इज रेगुलेटेड बाय टू फैक्टर्स। अब जो ग्लाइकोलाइसिस है वो दो फैक्टर्स से रेगुलेट होती है। कौन कौन से? नंबर 1 एंजाइमेटिक कंट्रोल, नंबर 2 हार्मोनल कंट्रोल। दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस का फुल प्रोसेस है वो रेगुलेट होता है। एक तो होता है हमारा एंजाइमेटिक कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, और दूसरा होता है हमारा हार्मोनल कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। ओके, चलो देखो। हार्मोनल कंट्रोल सबसे पहले पढ़ते हैं, छोटा टॉपिक है थोड़ा। हार्मोनल कंट्रोल क्या है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की हाई कंसंट्रेशन क्या करती है? ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को एक्टिवेट करती है। ठीक है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ इंसुलिन एक्टिवेट्स द ग्लाइकोलाइसिस। हाई कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे ये ग्लूकागॉन है। क्या है ये? ग्लूकागॉन। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन डिप्रेस द ग्लाइकोलाइसिस। इंसुलिन क्या करता है? इनिशिएट करता है, एक्टिवेट करता है किसको? ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को। और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को क्या करता है? डिप्रेस करता है, मतलब उसको एक तरह से इनहिबिट करता है। ठीक है, ये तो था हार्मोनल कंट्रोल। नेक्स्ट आता है हमारा एंजाइमेटिक कंट्रोल, हेक्सोकाइनेज। देखो, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या कर सकती है? हमारे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट भी कर सकती है और इनहिबिट भी कर सकती है। तो कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट करती है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस पे। नंबर 1 एंजाइम जो है वो कौन सा है हमारा? हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज क्या करता है? देखो, इट इज एन एलोस्टेरिक एंजाइम। एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होता है? एलोस्टेरिक एंजाइम हम सबको पता है, एंजाइम में क्या होती है? एक एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है। ठीक है, जहाँ पे बाइंड होते हैं, सबस्ट्रेट बाइंड होता है, सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम क्या होता है? बाइंड होता है। बट एक्टिव साइट के अलावा कोई अदर साइट अगर एंजाइम में प्रेजेंट है तो वो एंजाइम क्या होती है? वो एंजाइम एलोस्टेरिक एंजाइम होता है, और वो साइट क्या कहलाती है? एलोस्टेरिक साइट कहलाती है। ठीक है, तो इट मीन्स कि एक्टिव साइट के अलावा कोई अदर साइट प्रेजेंट होना एंजाइम में, जिसे हम एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, तो वो एंजाइम क्या हो जाता है? एलोस्टेरिक एंजाइम। ठीक है, एलोस्टेरिक एंजाइम विच कैटेलाइज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। हेक्सोकाइनेज हमें पता है कि फर्स्ट स्टेप जो होता है वो किस एंजाइम के थ्रू होता है? हेक्सोकाइनेज के थ्रू। कब? जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो कौन सा एंजाइम वर्क कर रहा होता है? हेक्सोकाइनेज। It is inhibited by its process ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देखो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब फॉर्म हो जाता है तो जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है वो खुद के ही प्रोडक्ट से इनहिबिट हो रहा है। क्यों? कैसे? देखो, जब हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की सेल के अंदर, तो वो क्या करता है? एक सिग्नल भेजता है सेल को कि अब हमें ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट नहीं है एनर्जी के लिए या फिर किसी अदर फंक्शन के लिए।
ठीक है। तो क्या करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने ही एंजाइम के साथ बाइंड होके उसको रोक देता है, उसके फंक्शन को। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अब यहाँ पे सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करके क्या करेगा, एंजाइम के साथ बाइंड हो जाएगा। कहाँ पे, एलोस्टेरिक साइट पे उसके साथ बाइंड हो जाएगा और उसके फंक्शन को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। ये होता है हेक्सोकाइनेज का। कैसे इनहिबिट कर रहा है वो, खुद के ही प्रोडक्ट, खुद के ही रिएक्शन को। देखो फिर से समझो क्या होता है, जब हेक्सोकाइनेज एंजाइम कब वर्क करता है, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या हो रहा होता है, कन्वर्जन हो रहा होता है। ठीक है। अब क्या होगा, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा, अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कॉन्सेंट्रेशन सेल में कैसी हो गई, हाई हो गई, तो वो क्या करता है, सेल को एक सिग्नल भेजता है कि अब हमें ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है एनर्जी को जनरेट करने के लिए। तो क्या करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने ही एंजाइम, मतलब कि एंजाइम हेक्सोकाइनेज के साथ बाइंड होगा एलोस्टेरिक साइट पे और क्या कर देगा, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। ये होता है हेक्सोकाइनेज का फंक्शन, मतलब सॉरी एंजाइमेटिक कंट्रोल की हेक्सोकाइनेज कैसे कंट्रोल हो रहा है। दिस इज ऑल्सो नोन एज फीडबैक इनहिबिशन। इसे हम फीडबैक इनहिबिशन भी बोलते हैं। समझ आ गया। नेक्स्ट आता है हमारा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज भी एंजाइम है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस पे क्या कर रही है, इफेक्ट डालती है। देखो, हाई लेवल ऑफ एटीपी एलोस्टेरिकली इनहिबिट बाय द एंजाइम इनहिबिटिंग इट्स एफिनिटी फॉर इट्स सबस्ट्रेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज कब यूज होता है एंजाइम, गेस करो। देखो, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज क्या करता है, देखो, जब एटीपी का लेवल हाई हो जाता है, क्या हो जाता है, एटीपी का लेवल हाई हो जाता है, तो वो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के साथ बाइंड होके उसके आगे फर्दर क्या कर देता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन को रोक देता है, उस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। ठीक है। एटीपी खुद एज अ सबस्ट्रेट की तरह वर्क करता है और क्या करता है, एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड हो जाता है और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के फंक्शन को क्या कर देता है, रोक देता है। समझ आ गया। देखो, एएमपी वर्क्स अपोजिट ऑफ दैट ऑफ एटीपी। एएमपी क्या है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। एएमपी जबकि क्या करता है, उसके ऑपोजिट वर्क करता है, एटीपी के ऑपोजिट। एज इट इंक्रीजेज द एंजाइम एक्टिविटी ड्यूरिंग लो लेवल्स। ये क्या करता है, लो लेवल से, मतलब कि एंजाइम एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है जब एटीपी का लेवल कैसा होता है, लो होता है। ठीक है, क्लियर रखो, कंफ्यूज मत होना। जब एटीपी का लेवल हाई हो जाता है तो एटीपी क्या करता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के साथ बाइंड होकर उसकी रिएक्शन, उसके प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है। और जबकि एएमपी एटीपी के ऑपोजिट वर्क करता है। जब एटीपी का लेवल लो हो जाता है तो वो क्या करता है, एंजाइम एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ठीक है। थर्ड आता है हमारा पाइरूवेट काइनेज। थर्ड एंजाइम है पाइरूवेट काइनेज। पाइरूवेट काइनेज कहाँ यूज होता है, जब हमारा फॉस्फोइनोल पाइरूवेट से पाइरुविक एसिड बनता है। तो कौन सा एंजाइम इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाता है, पाइरूवेट काइनेज। ड्यूरिंग हाई एनर्जी लेवल्स द एटीपी एलोस्टेरिकली इनहिबिट एंजाइम। जब एनर्जी का लेवल हाई हो जाता है तो यहाँ पे भी एटीपी क्या कर रहा है, पाइरूवेट काइनेज के साथ बाइंड होके उस पाइरूवेट काइनेज की रिएक्शन को रोक रहा है, इनहिबिट कर रहा है। ठीक। एलानिन। एलानिन क्या है, पाइरूवेट सिंथेसिस फ्रॉम पाइरूवेट इन मसल्स। पाइरूवेट से सिंथेसिस होता है जो मसल्स में हमारी रिएक्शन होती है। ठीक है। ऑल्सो इनहिबिट द एंजाइम। ये भी इनहिबिट करता है कौन से एंजाइम को, पाइरूवेट काइनेज को।
व्हेन ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीजेस, जब ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीज होता है प्रोसेस, द रेट ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एक्टिवेट्स द पायरुवेट काइनेज। जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है वो क्या करता है, पायरुवेट काइनेज को एक्टिवेट करता है। दिस इज नोन एज फीड फॉरवर्ड स्टिमुलेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, फीड फॉरवर्ड स्टिमुलेशन भी बोलते हैं। देखो पायरुवेट काइनेज का कैसे इफेक्ट डालता है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस पे। जब एनर्जी लेवल हाई हो जाता है, ठीक है, तो एटीपी एज अ सबस्ट्रेट की तरह वर्क करता है और एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड हो जाता है और क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। एलानिन भी क्या करता है, इस एंजाइम के जो प्रोसेस होती है उसको इनहिबिट करता है। जब ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीज होती है तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का जो रेट होता है वो क्या करता है, पायरुवेट काइनेज को एक्टिवेट करता है, जिसे हम क्या, इस प्रोसेस को हम और क्या बोल सकते हैं, फीड फॉरवर्ड स्टिमुलेशन। ये तो था हमारा क्या, एंजाइमेटिक कंट्रोल पूरा। कौन कौन से वो एंजाइम्स हैं जो हमारे ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस पे इफेक्ट डालते हैं, इफेक्ट भी कैसे डाल रहे हैं, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन या तो इनहिबिट करती है या फिर स्टिमुलेट करती है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को। तो वो कौन कौन से एंजाइम है, नंबर 1 हेक्सोकाइनेज, नंबर 2 फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, नंबर 3 पायरुवेट काइनेज। ओके, अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के क्या क्या सिग्निफिकेंस है। इट इज द बेसिक रूट फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए बेसिक रूट है। जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर करता है उसका फर्स्ट स्टेप ही यही होता है, टू अंडरगो ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस फर्स्ट स्टेप ही ग्लाइकोलाइसिस होता है। ओके, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स पाथवे फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज। ये फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए भी एक पाथवे प्रोवाइड करता है। It has the ability to generate ATP molecules in the absence of oxygen. इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है इसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ATP मॉलिक्यूल्स कैन बी जनरेटेड। ठीक है, हमने पढ़ा था कि ये ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है वो एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स दोनों में होता है। ठीक है, जब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स दोनों में होता है तो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में हमें पता है कि वो कैसे रेस्पिरेट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हियर दिस पॉइंट क्लियर कि ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी एटीपी के मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। इट जनरेट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर बायोसिंथेटिक पाथवे। अभी हमने पढ़ा था कि जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड्स, तो क्या करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स भी जनरेट करते हैं बायोसिंथेटिक पाथवे के लिए। इन RBCs it supplies 2,3 bisphosphoglycerate which is required by HB to perform its function। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में ऐसा तो कोई कंपाउंड फॉर्म होता ही नहीं है। राइट, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में ऐसा कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं होता। देखो जब हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है किसमें, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट फिर फर्दर कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट हमारा बन जाता है तो आरबीसीज में क्या होता है, एक एंजाइम होता है बिसफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ठीक है, ये एंजाइम क्या करता है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट करता है किसमें, 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, जो कि क्या करते हैं, हमारे HB को ज़रूरत होती है जिसकी अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इस पॉइंट को भूलना मत। बिसफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम क्या करता है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट करता है किसमें, 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, और वो भी
कौन सी स्पेशल सेल्स होती हैं? आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। ओके, ये थे हमारे सिग्निफिकेंस ग्लाइकोलाइसिस के। चलो अब हम एमसीक्यूज करते हैं। व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लाइकोलाइसिस क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन और ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होता है, यूज होता है ना ग्लूकोज का, ग्लूकोज ही ब्रेकडाउन होता है किसमें? एनर्जी के लिए। तो हम इसका आंसर क्या हुआ? यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप आता है, वेयर डज ग्लाइकोलाइसिस अकर? ग्लाइकोलाइसिस होती कहाँ पे है? साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, राइबोसोम, न्यूक्लियस। तो साइटोसोल। कहाँ होती है ग्लाइकोलाइसिस? साइटोसोल में। एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में भी और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में भी, दोनों में ग्लाइकोलाइसिस की साइट क्या है? साइटोसोल। Which of the following is the first enzyme of glycolysis? फर्स्ट एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस का, इट मीन्स जब ग्लूकोज आता है तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द ग्लाइकोलाइसिस? अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंसुलिन क्या करती है? स्टिमुलेट करती है ग्लाइकोलाइसिस को। और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन क्या करती है? डिप्रेस करती है ग्लाइकोलाइसिस को। ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो नोन एज, ग्लाइकोलाइसिस को हम और क्या बोलते हैं? EMP पाथवे, एम्बेडेन मायरहॉफ पार्नास पाथवे। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? अब देखो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? इट अकर्स इन साइटोसोल ऑफ द सेल। ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है? साइटोसोल में होती है, करेक्ट है ये। इट ऑल्सो हेल्प्स फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म, फ्रक्टोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है, करेक्ट है। ग्लाइकोलाइसिस ATP जनरेट करती है, ट्रू है। ग्लाइकोलाइसिस जनरेट CO2, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ग्लाइकोलाइसिस CO2 का जनरेशन नहीं करता। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटालाइजेस द रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज? हमने देखा था जब रिवर्सिबल रिएक्शन कब हो रही थी ग्लूकोज में? देखो एक तो ये चीज देखो, ग्लूकोकाइनेज भी हेल्प करता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में, जहाँ हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज का काम सेम ही होता है, बट ग्लूकोकाइनेज कुछ सेल्स में होता है जैसे कि लिवर सेल्स में। ठीक है, बाकी अदर सेल्स में कौन सा एंजाइम वर्क करता है? हेक्सोकाइनेज। तो अब देखो कौन सा एंजाइम है जो रिवर्सिबल रिएक्शन करवाता है? आइसोमराइजेशन जब होता है तो रिएक्शन कौन सी हो रही होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो हमारा जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है तो हमारा कौन सा एंजाइम वर्क करता है? फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम। और हमारे पास ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो रिएक्शन कैसी होती है? इरिवर्सिबल। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम कब हेल्प करता है? जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि वो रिएक्शन कैसी है? इरिवर्सिबल। पायरुवेट काइनेज कब होता है? जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बनता है। तो ये वाली भी रिएक्शन कैसी होती है? इरिवर्सिबल। तो हमारा इसमें से कोई भी एंजाइम नहीं है जो रिवर्सिबल रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। तो ऑप्शन इज डी, नन ऑफ द अबव। ओके। द रिलीज्ड एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज, जो भी एनर्जी रिलीज होती है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? ATP। ओके। For every 1 molecule of sugar glucose which is oxidized, ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो देखो जो भी हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर फॉर्म? एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं? सो
करेक्ट ऑप्शन इज डी, 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म होते हैं 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के जो प्रोसेस होता है उससे हमें नेट गेन कितना होता है? टोटल एटीपी का फॉर्मेशन जो एटीपी बनते हैं वो कितने बनते हैं? 4। 2 हमने उधार लिए होते हैं तो 2 हम उसको वापस कर देते हैं तो हमारे पास 2 एटीपी बचते हैं, तो नेट गेन हमारा कितना होता है? 2 एटीपी का। ओके, आई होप आपको आज की मेरी वीडियो समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।